के इस चैप्टर के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करने के बाद सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, हम सेल के एनवेलप के बारे में बात करेंगे और उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम बात करें यहाँ पर सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में, जिसके अंदर हम सेल वॉल पढ़ते हैं, उसके अलावा हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, चलो सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में। तो देखो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे पास, उनकी सेल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। ठीक है, और उसके अंदर देखिए 3 स्ट्रक्चर पाई जाती है। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होती है द आउटर मोस्ट। आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर दिस इज टर्म्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। देन उसके बाद मिडिल सेल वॉल और देन इनर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, that is also termed as सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे, बट हम स्टार्टिंग करते बेटा अंदर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? इनर लेयर से करते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से करते हैं हम। ठीक है, तो देखो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और उसी को यहाँ पर बायो मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। देखो यहाँ पर इट इज आल्सो टर्म्ड एज बायो मेम्ब्रेन। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को सेल मेम्ब्रेन, इसी को बायो मेम्ब्रेन। अब हम लोग क्या देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब बात करते हैं, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर कॉन्टिन्यूटी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती है बेटा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है। तो बेसिकली लिविंग लेयर है ये, एंड दिस लिविंग लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये बनी होती है प्रोटीन की, लिपिड की, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स। इन 3 कंपोनेंट से इसकी फॉर्मेशन होती है। अगर मैं प्रोटीन के बारे में बात करता हूँ, लगभग 58% प्रोटीन होता है। लिपिड होता है हमारे पास 40%, और रेस्ट ऑफ द जो मुद्दा होता है वो है मेरे पास यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर ये कंपोजिशन देखो, अभी तक जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, तो नॉर्मली अभी जिस मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया है, जिस सेल की मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया है, वो है हमारे पास आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की ही सेल्स को सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, तब आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है 52% और लिपिड प्रेजेंट है 40%, और बाकी मुद्दा रेस्ट ऑफ द चीज हो गई हमारे पास। चलिए, जो रिमेनिंग है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया लगभग। ठीक है, 10 और हाँ लगभग 8% यहाँ। ठीक है, वो चीज मेरे पास यहाँ पर आ गई। अगर अदर देन आरबीसी, आरबीसी के अलावा अगर किसी सेल की कंपोजिशन पूछी जाती है, तो उसकी कंपोजिशन ये होती है। अदर देन आरबीसी सेल्स की जो कंपोजिशन है वो हमारे पास यहाँ पर ये है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये तो कंपोजिशन हो गई। हम जो भी बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में, समझ लो कि वो आरबीसी के रिस्पेक्ट में बात कर। ठीक है, बाकी कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते। तो सबसे पहली चीज ये समझ में आ गया कि इसकी कंपोजिशन क्या है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती। ठीक है, इट इज अ सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, और इसी को मैं बोलता हूं सेमी परमिएबल। इसी को मैं यहाँ पर सेमी परमिएबल बोलता हूँ। ठीक है, देखो
वैसे तो देखा जाए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट टेक्निकली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन में, परमीबल में या सेमी परमीबल में। जो सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है बेसिकली ये पाई जाती है लिविंग स्ट्रक्चर के, ठीक है, ये हमारे पास लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट। और हमारे पास यहाँ पर एक इसकी स्ट्रक्चर है, जूम लेवल पर हम आपको बताएंगे जिस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, सेमी परमीबल जो मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमारे को बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने। और इन्होंने एक जूम डायग्राम हमारे को दिया था, बहुत बढ़िया मॉडल दिया था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का, और उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल that was proposed by Singer and Nicholson। सिंगर एंड निकोलसन ने इसके बारे में बताया था, जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हल्का सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इसमें। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर लिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और लिपिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। जो लिपिड इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये फॉस्फोलिपिड हमारे पास बाइलेयर फॉर्म होती है इस तरीके से। देखिए लिपिड को मतलब बोलते हैं फैट, फैट मॉलिक्यूल को ही बेसिकली यहाँ पर लिपिड बोला जाता है। तो ये मान लीजिए मेरे पास एक लिपिड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये मेरे पास हेड है एंड दिस इज द टेल। हेड और टेल दोनों प्रेजेंट होती है हमारे पास, ठीक है जी। जो हमारे पास यहाँ पर हेड होता है बेटा उसी को हम बोलते हैं पोलर। और पोलर से यहाँ पर क्या मतलब होता है, हाइड्रोफिलिक। पोलर से मतलब होता है यहाँ पर हाइड्रोफिलिक। टेल मेरे पास होती है यहाँ पर नॉन पोलर। टेल इज नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक आप लोगों को अवेयर होगी करके। हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर हेटर और हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लवर, यानी वाटर मॉलिक्यूल हेड की तरफ हो सकते हैं, अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो सकते। सर अगर हुए तो भैया हुए तो किस तरीके से होंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो जहां पर जिस स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं, दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी तरह के स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ यहाँ पर एम्फीपैथिक। ये हमारे पास एम्फीपैथिक होता है, यानी कि जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है। टेल हमारी नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। अब इसी को देखो किस तरीके से पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन में आ जाता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, या फिर इसी को लिखते हैं लिपोफिलिक और लिपोफोबिक। अगर ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटर है, तो इसका मतलब ये फैट लवर है, यानी कि ये लिपोफिलिक होगा। अब ये लिपोफिलिक है तो इसका मतलब कि टेल के अंदर लिपिड प्रेजेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि टेल के अंदर यहाँ पर फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। तेल के अंदर यहाँ पर फैटी एसिड प्रेजेंट है, लिपिड को ही हम लोग यहाँ पर फैट बोलते हैं, ठीक है। अब फैटी एसिड मेरे पास दो तरीके से होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड या तो सैचुरेटेड है या फिर फैटी एसिड मेरे पास अनसैचुरेटेड। जस्ट एन एग्जांपल, फैटी एसिड अगर मेरे पास यहाँ पर सैचुरेटेड या फिर मेरे पास फैटी एसिड अनसैचुरेटेड, ठीक है। अगर सैचुरेटेड है तो पक्की बात है कि वो फैटी एसिड यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और अगर वो अनसैचुरेटेड है तो मेरे पास यहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया लिपिड फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड में अनसैचुरेटेड लिपिड की क्वांटिटीज हमेशा ज्यादा होती है। अनसैचुरेटेड लिपिड की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होती है यहाँ पर टेल में जो फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली है कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है एंड स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन हो चाहे वो यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन हो, लगभग वो हमारे पास यहाँ पर कैसी होती है बेटा, वो हमारे पास सिमिलर हो, ठीक है।
तो एक एक करके सबसे पहले मैं आपको इनके तीनों मॉडल्स के बारे में बताता हूँ। हमारे पास 3 तरीके के स्ट्रक्चर है, इसमें 3 मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेरे पास यहाँ पर 3 मॉडल है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम एक एक करके तीनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडल मेरे पास आता है, ठीक है, हम बात करते हैं सैंडविच मॉडल के बारे में। सबसे पहला मॉडल है मेरे पास सैंडविच मॉडल, और इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्राइलेमिनर, आल्सो टर्म्ड एज ट्राइलेमिनर। एंड दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, इस मॉडल के बारे में हमारे को बताया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डेवसन एंड डेनियली। ठीक है, इसके बारे में हमारे को बताया था डेवसन एंड डेनियली ने सबसे पहले। दूसरा मॉडल जो हमारे पास यहाँ पर आता है वो आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दिस इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो देखो, जब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे को बताया था इसके बारे में रॉबर्टसन ने 1959 में, बाय रॉबर्टसन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा मॉडल मैंने आप लोगों को बताया कि वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोल्सन 1972। सिंगर एंड निकोल्सन, ठीक है। तो इन्होंने बाद में हमारे को यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था। एक एक करके तीनों मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन की यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो हम एक एक करके तीनों मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों से सैंडविच मॉडल के बारे में। ठीक है, सैंडविच मॉडल के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैंडविच मॉडल के बारे में हमारे को सबसे पहले बताया था डैनियली एंड डेवसन ने। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास प्रेजेंट है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और दूसरा फॉस्फोलिपिड। ये बनी है किससे? प्रोटीन से और प्लस फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन हमारे पास काफी टाइप्स के हैं। आप लोग सभी बच्चे 11th क्लियर कर चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 11th में पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल में, तो 12th केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल है। कौन सा प्रोटीन अगर क्लियर नहीं है तो आपको मैं बताऊंगा, बट हमारे बायोमोलिक्यूल चलेगा, उसमें पता चलेगा आप लोगों को कि यहाँ पर जो प्रोटीन है वो है अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। ये बोला इन्होंने, प्रोटीन प्रेजेंट है और फॉस्फोलिपिड है। देखिए प्रोटीन कौन सा है? अल्फा ग्लोबुलर है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड कौन सा है? तो फॉस्फोलिपिड यहाँ पर प्रेजेंट है वो है मेरे पास एम्फीफैटिक फॉस्फोलिपिड होता है। एम्फीफैटिक का मतलब होता है कि जिसका एक एंड हाइड्रोफोबिक हो और दूसरा एंड हाइड्रोफिलिक हो, है ना, वो हमारे पास एम्फीफैटिक कहलाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। मैं छोटा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करके दिखा देता हूँ। अब देखो कैसे बनता है ये, यहाँ क्यों हम इसको फॉस्फोलिपिड बोल रहे हैं। बेसिक ये मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा ग्लिसरॉल। दिस इज द ग्लिसरॉल। ये मेरे पास यहाँ पर ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, और मैं देख रहा हूँ कि इसी ग्लिसरॉल के ऊपर यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच, फॉस्फोलिपिड बोला जा रहा है ना, ठीक है। और इसी ग्लिसरॉल के नीचे यहाँ पर ये टेल है, दिस इज द फैटी एसिड। ये मेरे पास यहाँ पर फैटी एसिड, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर क्या बोला? फॉस्फोलिपिड बोला है। एसिड फॉस्फोलिपिड एंड इट इज प्रेजेंट इन बाइलेयर, ये बाइलेयर में प्रेजेंट है। तो ये वाला सेक्शन हो गया है मेरे पास हेड,
एंड दिस इज द टेल, ये टेल हो, ठीक है। ऊपर वाला मेरे पास हाइड्रोफिलिक है और नीचे वाला मेरा हाइड्रोफोबिक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि टेल हाइड्रोफोबिक है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, जब ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज और बोली कि ये जो है बेसिकली बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है, बाई लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये बाई लेयर स्ट्रक्चर है तो देखो किस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये बनी हुई है, ठीक। मान लीजिए स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये लिपिड मॉलिक्यूल, एक, दो, ये मेरे पास लिपिड मॉलिक्यूल की पूरी चेन है, एक लेयर ये हो गई, हेड टेल और ये टेल हेड, इस तरीके से मेरे पास अरेंज, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अटैच होते हैं एक दूसरे से बाय अ फोर्स, इनके बीच में फोर्स होती है जिसके थ्रू एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ पर अटैच है, इनके बीच में फोर्स है जिसको मैं बोलता हूँ वेंडरवाल फोर्स, ठीक है। ये वेंडरवाल फोर्स यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है और इसी लेयर के ऊपर यहाँ पर अब मेरे पास अवेलेबिलिटी है प्रोटीन मॉलिक्यूल, दिस इज द प्रोटीन। लेकिन ये कौन सा प्रोटीन है, ये है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बेसिकली देखो ये तो मेरे पास फैट मॉलिक्यूल है जिसपे टेल और हेड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप बाय डिफॉल्ट अटैच है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। लेकिन इसी के ऊपर देखा दो चीजें पाई जाती है, एक तो प्रोटीन है, तो ये यहाँ पर प्रोटीन अटैच है, लेकिन कौन सा प्रोटीन है मेरा, ये अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड की मैंने बात करी तो फॉस्फोलिपिड मेरे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अरेंज है किसके अंदर जी, बाय मॉलिक्यूल बाय लेयर में अरेंज है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और होगी बेटा जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो ये चीज और भी तो हमारे पास है क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हुआ है, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स है, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, देखिए किस तरीके, एक तो ये, और अब ये क्या है, देखो ये मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स है। अब कौन से कंपोनेंट्स है जो इस लेयर से पास होंगे या नहीं होंगे, देखिए जो ग्रीन वाला है मेरे पास ये है फैट सॉल्युबल मुद्दा, ठीक है, ये फैट सॉल्युबल, और जो ब्लैक वाला है वो है मेरे पास वाटर सॉल्युबल। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसकी वजह से कौन सी चीज ऐसी है जो इस लेयर को क्रॉस करके यहाँ पर पहुंच सकती है। देखो उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई थी वो सारी की सारी बातें सही, लेकिन उन्होंने क्या चीज बोली कि देखो H2O मॉलिक्यूल डज नॉट पास, जो H2O मॉलिक्यूल होता है या जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो हेड पार्ट को पास नहीं, सॉरी, वो हम देखते हैं H2O मॉलिक्यूल डज नॉट पास आफ्टर हेड पार्ट, वो हेड को तो क्रॉस कर देगा, यहाँ पर देखो इसने हेड को तो क्रॉस कर दिया, लेकिन अब उसके बाद आगे नहीं जा सकता, टेल पार्ट को वो क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि टेल मेरे पास हाइड्रोफोबिक है, तो ये जो वाटर सॉल्युबल है इस लेयर को यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक। एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ सेल विदाउट वाटर, और वाटर सेल के अंदर ना हो उसके बिना सेल हमारे पास कामयाब नहीं है। सो दिस मॉडल इज रिजेक्टेड, ये कैसे पॉसिबल होगा कि यार वाटर जाए ना पाए, फैट सॉल्युबल तो यहाँ पर पहुंच रहा है लेकिन वाटर सॉल्युबल यहाँ पर इस हेड को क्रॉस करके टेल तक नहीं पहुंच रहा है। अब ये देखो ना, ये मान लो सेल है, तो ये सेल का इनर कंपोनेंट है, ये सेमी मेम्ब्रेन हो गई और ये आउटर सिस्टम है। अब आउटर से बाहर कोई मॉलिक्यूल आया, अगर वाटर सॉल्युबल आया वो हेड में अटक के रह गया, टेल को क्रॉस करके क्रॉस करके अंदर नहीं पहुंचा, तो सेल तो हमारी ड्राई अप हो जाएगी, वो सेल तो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि ये जो मॉडल था हमारे पास बच्चों, ये रिजेक्ट, दिस मॉडल इज रिजेक्ट। देन उसके बाद आता है हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरे नंबर पर आया मेरे पास अब यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में हमारे को किसने बताया था, रॉबर्टसन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमारे को बताया था रॉबर्टसन। तो सैंडविच मॉडल हमारा हो चुका है जहां पर हमने देखा कि दो लेयर फॉस्फोलिपिड की बनेगी और दोनों फॉस्फोलिपिड के बाहर सिंगल सिंगल लेयर प्रोटीन की है।
तो टोटल 3 लेयर्स होती है बेसिकली, इस वजह से भी हम इसको ट्राइलेमिनर बोलते हैं, समझ रहे हो। देखो जैसे यहाँ पर एक लेयर मेरी प्रोटीन की हो गई, इसको ट्राइलेमिनर क्यों बोला वो बता देता हूं। ये भी प्रोटीन हो गई, एक लेयर फॉस्फोलिपिड लिपिड की लेयर है, भले ही बाई लेयर हो, और फिर मेरे पास प्रोटीन की लेयर यहाँ पर फिर प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसको ट्राइलेमिनर बोला गया था। लेकिन कमियां थी तो यहाँ पर काम खत्म हो गया जी। ये फॉस्फोलिपिड, ये भी फॉस्फोलिपिड, दोनों में हेड और टेल है, हेड और टेल है, ठीक है। इनके ऊपर ये प्रोटीन है और इनके नीचे यहाँ पर ये प्रोटीन है, तो एक लेयर प्रोटीन की, फिर दूसरी लेयर फॉस्फोलिपिड की, फिर तीसरी लेयर प्रोटीन की, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्न्ड एज द ट्राइलेमिनर, इस वजह से यहाँ पर इसको ट्राइलेमिनर बोला गया, ठीक है। इन दोनों के जो बीच में फोर्स थी वो वैन डर वाल फोर्स थी, ठीक है। और ये जो प्रोटीन हमारा यहाँ पर अटैच है, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, ये प्रोटीन है मेरे पास, सर प्रोटीन भी तो अटैच है यहाँ पर, बिल्कुल प्रोटीन भी अटैच है, तो प्रोटीन यहाँ पर इनके थ्रू कैसे अटैच है, तो इनके बीच में बेसिकली मैं देखता हूँ यहाँ पर बॉन्ड होते हैं आयनिक और कोवलेंट, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से हमारे पास अटैच है, ठीक है। सेकंड मॉडल पे बात करते हैं भैया, यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में, जिसके बारे में रॉबर्टसन ने बताया था 1959 में हमारे। तो रॉबर्टसन ने देखो इस ट्राइलेमिनर मॉडल को सपोर्ट तो किया, ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ऐसा मॉडल ना सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उसने ये बात यहाँ पर बोली। सेल्यूलर के साथ साथ ऑर्गेनेलीज, सेल्यूलर के साथ साथ ऑर्गेनेलीज की भी, लेकिन ये दोनों मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था हमारे पास वो भी रिजेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की देखो डेवलपमेंट हुई थी 1940 में, लेकिन जब धीरे धीरे उसके अंदर और ज्यादा एनहेंसमेंट हुई थी 1950 में, तो जब सेल मेम्ब्रेन को देखा गया तो बहुत ही कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी गई थी, और वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ कुछ कमियां थी। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली यहाँ पर भी हमने देखो क्या किया, इन्होंने इन्होंने स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया। अब जब आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया तो इसके अंदर इन्होंने क्या पाया कि देखो प्रोटीन तो है 52%, और यहाँ पर जो लिपिड मेरे पास प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड था वो 40% था, कोई समस्या नहीं है इस बात में, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द मुद्दा बच गया वो मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ऑल द कैरेक्टर्स सॉरी देखो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की हमने ये बातें पढ़ी, सॉरी आरबीसी की बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो इसने बताया था तो इसने सिर्फ ये बोला था कि भैया सिर्फ प्रोटीन की फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, इसने बोला प्रोटीन की फाइब्रस स्ट्रक्चर है, और इस बात को इसने यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया था लगभग लगभग इसने, जबकि ऐसा नहीं। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि प्रोटीन की फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर फाइब्रस है, कैसे किस तरीके से, इस वाले मॉडल को तो इसने अलाउ करा, ये मेरे पास लिपिड मॉलिक्यूल, ये देखिए लेकिन इसने बोला कि जो प्रोटीन यहाँ पर अवेलेबल है उसकी फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ये देखिए कुछ कुछ इस तरीके, ये प्रोटीन की फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इसने बोला कि प्रोटीन की फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, बाकी सेम इश्यू विद दिस मॉडल, क्या H2O पासिंग वाला वाटर पास होने वाला सिस्टम इसके साथ भी था भैया, तो ये वाला सिस्टम इसके साथ था, तो मॉडल हमारा ये वाला भी रिजेक्ट हो गया, ये भी नहीं चल पाए, होना ही था रिजेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। देन उसके बाद में थर्ड मॉडल आया हमारे पास 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, लेकिन 1950 तक जब हमारे पास बहुत सारी चीजें तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन आई, और ये मॉडल हमारे पास 1972 में आया था, दिस था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने इसके बारे में हमारे को बताया। अब इसमें हमने क्या देखा, देखो जैसे फॉस्फोलिपिड की लेयर तो बिल्कुल ट्राइलेमिनर की तरह होती है, जैसे उसकी लेयर थी बिल्कुल ठीक ऐसे तरीके से इसकी भी लेयर होगी, यानी कि मैं बना के दिखा देता हूँ, देखो ये मेरे पास बाई लेयर,
ये तो कंफर्म हो गया मेरे पास, ये तो यहाँ पर बाइलेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। बट प्रोटीन की लेयर तो नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ फॉस्फोलिपिड की सरफेस पे प्रोटीन जरूर पाया था। प्रोटीन की कोई लेयर नहीं है, प्रोटीन तो प्रेजेंट है लेकिन उसकी कोई लेयर नहीं है, जिस तरीके से इसने यहाँ पर ये बना करके दिखाई, ठीक है। तो जब आरबीसी की स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो वही बात, 52% आरबीसी या 40% लिपिड है। तो ऑल द कैटेक्सी आर सेम एज सैंडविच मॉडल एक्सेप्ट वन थिंग अबाउट अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। अब उसने बोला कि देखो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन जो मेरे पास यहाँ पर है, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो मेरे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं और दूसरे मेरे पास कुछ कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ मेरे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो होते हैं जो बाहर की तरफ है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो जो मेरे पास यहाँ पर अंदर की तरफ होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मेरे पास ये रहा, क्लियर है, और ये मैंने बना दिया यहाँ पर एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये मेरे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, जिसको फिलहाल मैं यहाँ पर ईपी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, कोई समस्या नहीं है जी। लेकिन कुछ कुछ होते हैं मेरे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन जो बिल्कुल बीचों बीच बने होते हैं, ये देखिए इस तरह। तो इसने बताया था लेयर है ट्राइलेमिलर, जैसे इसको सैंडविच इस वजह से भी बोला गया था, है ना, बिल्कुल जैसे वो पॉ होते हैं और उसके बीच में सैंडविच है, बीच में मसाला भरा हुआ। तो यहाँ पर ये मेरे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, दिस इज द आई, ठीक। अब इन दोनों प्रोटीन्स की कुछ कुछ खास बात होती है। देखो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है मेरे पास, सबसे पहली चीज इट इज लूजली अटैच्ड। एक तो ये लूजली अटैच्ड होता है इस सरफेस के ऊपर, ठीक, आइदर साइड, ठीक है, दोनों तरफ। और दूसरी बात कि ये जो प्रोटीन है ये मूवेबल प्रोटीन है, इज अ मूवेबल प्रोटीन, जेली लाइक स्ट्रक्चर, यूं 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 फ्लोट कर रहा है, मूवेबल प्रोटीन है मेरे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में, या तो ये पूरा का पूरा इंट्रिंसिक है, एम्बेडेड है, या पार्शली या फुल्ली एम्बेडेड है, और ये फर्मली अटैच्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये अटैच्ड है, ठीक, कोई समस्या नहीं, ये बात हमारे को बिल्कुल समझ में आ गई है। इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को फाड़ना निकालना बहुत आसान है, लेकिन इस प्रोटीन को ऐसे निकालना नहीं नहीं भाई, ये इतना इजी नहीं है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है, जैसा कि मैंने बताया रेस्ट ऑफ द मुद्दा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ तो प्रोटीन आ गया है, कुछ हमारे पास यहाँ पर बाइलेयर है, लेकिन सर ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ गया, चलिए कोलेस्ट्रॉल भी बना करके दिखा देते हैं। तो ये बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, दिस इज द कोलेस्ट्रॉल, ये मेरे पास यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। अब ये कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू, पीएम लिख दिया भाई, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अच्छा ये बाइलेयर, अब ये प्रोकैरियोटिक की बात चल रही है, समझ रहे हो, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर तो बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। मैं अब सभी की सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, लेकिन फर्क इतना होता है कि बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट, ठीक है ना भाई। चलिए, अब ये वाला जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन, देखो इसका एक काम और होगा यहाँ पर, इसी को मैं बोलता हूँ आयन चैनल प्रोटीन, दिस इज टर्म्ड एज आयन चैनल प्रोटीन, इसी को आयन चैनल प्रोटीन बोलता हूँ, या फिर इसी को टनल प्रोटीन भी हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं, क्योंकि यही काम करेगा किस चीज में, मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कैसे,
भाई यहाँ पर भी तो हमारे पास वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल वाले मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ बिल्कुल होंगे। लो मेरे पास अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये रहा, ग्रीन वाला, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाला है ये मेरे पास यहाँ पर कैसा है, फैट सोल्यूबल है। अब फैट सोल्यूबल वाला तो देखो बहुत इजीली ये जाएगा यहाँ से और ये चला जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसके साथ, ठीक है। फैट सोल्यूबल वाला जो है वो मेरे पास इजीली ट्रांसफर हो गया, लेकिन वाटर सोल्यूबल वाला है वो नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। वाटर सोल्यूबल वाला नहीं पहुंच पा रहा, ये वाटर सोल्यूबल वाला है। तो लेकिन अब क्यों, क्योंकि जो टेल थी मेरे पास, ये टेल कैसी थी, ये मेरे पास हाइड्रोफोबिक है, वाटर को सपोर्ट नहीं कर रही। तो लेकिन जहां पर प्रोटीन चैनल है वहां पर ये काम नहीं है। तो हमने क्या देखा, ये बेसिकली इस आयन चैनल के थ्रू होता हुआ नीचे पास किया, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाटर पहुंच गया, सेल यहाँ पर ड्राई अप नहीं होगी। तो ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ये इसको प्रोटेक्ट करके यहाँ पर क्या करता है बच्चों, रखता है। प्रोटीन इजिली फ्लोट ऑन बाई लेयर, ये भी बात आप याद रखिएगा, ये जो प्रोटीन है ये इन लिपिड की मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत इजिली फ्लोट करता है, मूवमेंट होती है, बहुत बढ़िया वाली मूवमेंट होती है इसके अंदर। चलिए एक क्वेश्चन फिर मेरे पास अब यहाँ से बनता है, जैसे कि मैंने बताया आपको फॉस्फोलिपिड मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट, ये फॉस्फोलिपिड है। अब प्रोटीन एक तो लूजली अटैच्ड है और हल्का हल्का मूवेबल है, यहाँ पर ये मेरे पास प्रोटीन जो है वो फर्मली अटैच है। तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होता है बेटा, फॉस्फोलिपिड के अंदर मूवमेंट होती है, फॉस्फोलिपिड के अंदर यहाँ पर मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट यहाँ पर मेरे पास दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक तो होती है ट्रांजिशन मूवमेंट और एक होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। देयर इज अ ट्रांजिशन मूवमेंट और दूसरी होती है मेरे पास यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, दो तरीके की मूवमेंट होगी, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिशन मूवमेंट जो होती है बेसिकली वो मेरे पास यहाँ पर किस तरीके से होती है बेटा, सेम लेयर, ट्रांजिशन मूवमेंट होगी मेरे पास सेम लेयर में, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स के अंदर, ठीक है जी। ये होती है बिटवीन टू लेयर्स, बिटवीन टू लेयर्स। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे किस तरीके से। देखिए सबसे पहले मेरे पास ट्रांजिशन है, तो हो सकता है कि ये वाला जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है ये इस वाले को रिप्लेस कर, या हो सकता है कि ये वाला इस वाले को रिप्लेस कर। भाई प्रोटीन मूवेबल है, ये देखिए ये इस लेयर के ऊपर है, ये ऐसे ऐसे मूवेबल है, तो ये यहाँ से हट के यहाँ पर जब ये मूवेबल है तो ये मुद्दा जो है मेरा, और ये आगे पीछे खिसकेगा। तो हो सकता है अभी यहाँ पर ये वन है तो वन की जगह थोड़ी देर बाद ये खिसक के यहाँ जब मूवेबल है तो ये यहाँ पर जो वन यहाँ चला गया, यहाँ पर टू आ जाए या फोर आ जाए, दिस इज पॉसिबल। तो अगर इस तरीके की मूवमेंट हो पाती है, ठीक है, वो इसके नेचर के कारण है, तो ये मेरी ट्रांजिशन मूवमेंट होती है जो फॉस्फोलिपिड के अंदर। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या है, मान लो ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में वन रिप्लेस हो जाएगा सी से, फोर रिप्लेस हो जाएगा ए से। तो इस तरह की मूवमेंट मेरे पास यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहलाती है। दिस इज कॉल्ड द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो इस तरह की मूवमेंट हमारे को देखने को यहाँ पर मिलती है। अब इनका रोल होता है, बहुत सारा काम होता है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट से। तो ये बात मुझे पता चली, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में छोटी सी बात हो रही है। अभी तो मैंने यहाँ पर आपको जो है कोलेस्ट्रॉल बना करके दिखाया जो प्रेजेंट होता है, लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया था कि इसके अंदर कहीं कहीं पर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट मैं और बना करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो हाँ, देखिए दो तरीके से मेरे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, लिपिड है, समझ रहे हैं आप लोग, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है, और ये मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, ये जो रेड स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट इस बाई लेयर से किस चीज के ऊपर अटैच है, ये इसके यहाँ पर हेड के ऊपर अटैच है। ओ वाओ, इसके हेड के ऊपर अटैच है। अब अगर ये इसके हेड के ऊपर अटैच है तो मैं बोलूंगा, यानी कि किसके हेड के ऊपर अटैच है, लिपिड के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो मैं इसको यहाँ पर बोलूंगा ग्लाइकोलिपिड,
ठीक है, दिस इज फॉर द ग्लाइकोलिपिड, ये मेरा यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा बच्चे, ये मेरा क्या कहलाया यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड कहलाया। ठीक है, अब यही कार्बोहाइड्रेट मान लो मेरा इस प्रोटीन से अटैच, ये प्रोटीन यहाँ पर है, ये देखिए अब ये प्रोटीन से अटैच है, तो इसी कार्बोहाइड्रेट को मैं बोलूंगा यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, बाकी है क्या चीज, ये दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट है, बट लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड बोलूंगा, प्रोटीन से अटैच है जो सरफेस प्रोटीन है मेरा एक्सटेंसिव प्रोटीन, तो मैं इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलूंगा। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई टेल इज इनसाइड, टेल हमारी अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ क्यों। देखो जो हेड है वो पोलर है हाइड्रोफिलिक, और टेल हमारी नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक है। अब सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ समझ रहे हैं इस बात को, ये मेरा इनसाइड हो गया है, ये मेरा आउटसाइड हो गया। सेल के अंदर और बाहर, बाहर की तरफ भी और सेल के अंदर दोनों तरफ पानी होता है। तो हाइड्रोफोबिक क्या करता है मेरे पास यहाँ पर, टेल को बचाने के लिए टेल को अंदर रखा गया ताकि H2O से बचा रहे। अब ये दोनों तरफ वाटर होना चाहिए हमारे पास, भाई टेल तो मेरे पास हाइड्रोफोबिक है तो टेल को बचाने के लिए इसलिए अंदर रखा गया है, दोनों तरफ वाटर होता है बेसिकली, तो इस वजह से टेल यहाँ पर हमारे पास अंदर। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कोई यहाँ पर जो है बेसिकली फॉस्फोलिपिड की वजह से प्रेजेंट है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेलेक्टिव नेचर है वो प्रोटीन की वजह से, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था दो नेचर, एक तो मैं बोल रहा हूँ सेमी परमेबल और एक होता है सेलेक्टिवली परमेबल। तो सेलेक्टिव चीजें देखो, सेमी परमेबल में क्या होता है, बहुत सारा मटेरियल सेल के आर पार जा रहा है, लेकिन सेलेक्टिवली परमेबल से मेम्ब्रेन से क्या होता है, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन से क्या होता है, सेल को जिस चीज की इनसाइड में रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को ड्राइव करेगा, तो इसको सेलेक्टिवली बोला जाता है, और हर तरीके का मॉलिक्यूल आ जा रहा है तो वो मेरा सेमी परमेबल कहलाता है। ठीक है, फ्लूइडिटी का रीजन तो अब देखो यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड है, बट फ्लूइडिटी का मेजरमेंट प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट के कारण होता है, और ये मैंने बताया प्रोटीन यहाँ पर हमारा लूजली अटैच होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड के अंदर एक तो लेटरल मूवमेंट है, दूसरी मेरी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है, यानी कि अंदर वाला बाहर चला गया, बाहर वाला अंदर आ गया फॉस्फोलिपिड। एक मूवमेंट और होती है जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर रोटेशनल मूवमेंट। तीसरी मूवमेंट एक और होती है मेरे पास जिसको यहाँ पर रोटेशनल मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब रोटेशनल मूवमेंट में क्या होता है, ये जैसे इसके साथ ये पूरी ले रहा है ना, जैसे 1 के साथ ये है, 2 के साथ ये है, तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट होता है, वो मेरी रोटेशनल मूवमेंट कहलाएगी इस पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। प्रोटीन सिर्फ लेटरल मूवमेंट शो करता है, कोई फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होती है, जबकि फॉस्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज फॉस्फोलिपिड्स आर रिच इन भरपूर मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है विच आर लिक्विड इन नेचर, जिसकी वजह से ये मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा थोड़ा बीच बीच में धसा होता है, कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड से भी ज्यादा रिजिड होता है, ज्यादा टफ होता है मेरे पास, तो कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को, इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है। प्रोकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर सर अगर ये एब्सेंट होता है तो फिर क्या पाया जाता है, वहां पर ये प्रेजेंट नहीं होता, वहां पर पाया जाता है देखो कोलेस्ट्रॉल रिप्लेस्ड बाय, किसके अंदर, पहली बात तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर किससे रिप्लेस होता है, हैवेनॉइड्स के अंदर। हैवेनॉइड्स पाए जाते हैं इन प्रोकैरियोटिक, ये बात अलग से मेंशन कर लेना भाई, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, हैवेनॉइड्स प्रेजेंट होते, ठीक है, उसी के डेरिवेटिव्स मान लीजिए लेकिन थोड़ा डिफरेंट। बाकी फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है वेरियस फंक्शन के लिए, क्योंकि इसके फ्लूइड नेचर के कारण हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर सेल की जो ग्रोथ होती है वो इसी वजह से होती है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस इसी वजह से होती है, सेल का जो डिवीजन होता है वो भी हमारे पास इसी वजह से होता है, इवन सेल सेल के बीच में जो इंटरसेल्युलर जंक्शन होता है वो भी इसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी होगा, जो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक,
अच्छा, कार्बोहाइड्रेट हमेशा सिर्फ आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर इनर सरफेस पर नहीं होते। बाकी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मैंने बता ही दिया है। और यहाँ पर एक फंक्शन और होता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का। एक तो सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी होते हैं, दूसरी चीज फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, और तीसरी चीज एंटीजन, एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीजन प्रेजेंट। ठीक है जी, चलिए। अब ये किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरीके से सेल का जंक्शन होता है, यहाँ पर मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो पाएंगे, अब इनके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर ये जो प्रोटीन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि अब हम देखेंगे इसके अंदर किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो मेरे पास डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है। ठीक है, तो हमारे को बात करनी है यहाँ पर डिफ्यूजन के बारे में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में और ऑस्मोसिस के बारे में।